गांव से गुजरते हैं तो लोग ठहरते हैं, तो फिर रुकना पड़ता है, उसी में समय लग जाता है। कहीं कोई बुजुर्ग है या कोई, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि ऐसे निकलना। तो सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि देर हो गई और आप सब इतना इंतजार कर रहे हैं। हवा चल रही है थोड़ी। तो देखिए, चुनाव का समय है। 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र की जो राजनीतिक इतिहास है उसको आप थोड़ा गहराई से समझिए कि मतलब आप कौन हैं, आप किस धरती के बेटे बेटियां हैं। आप उस धरती की बेटी बेटियां हैं जहां अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ किसानों ने 103 साल पहले आंदोलन किया। किसान खुद उठे। एक बड़े नेता थे उस समय, उनके साथ किसान खड़े हुए और उन्होंने आंदोलन किया। और उस समय जब मेरे पूर्वजों ने, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना कि यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और गरीब किसान खड़ा हो गया है अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता के सामने, तो वो यहाँ आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, हम भी समर्थन करेंगे। तो यहाँ की जनता ने, यहाँ की जनता की जागरूकता ने ही उनको पुकारा और ललकारा, तभी वो यहाँ आए। तो ये जो आपका क्षेत्र है, इस पे आपको बहुत गर्व होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र शुरू से राजनीतिक स्तर पर बहुत जागरूक क्षेत्र रहा है। आपने बड़े बड़े प्रधानमंत्री चुने, आपने इंदिरा जी को अपना सांसद बनाया, लेकिन जब आपको लगा कि इंदिरा जी से कुछ गलती हुई है, तब आपने इंदिरा जी को भी हराया, उनको भी सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी ने भी आपकी बात का आदर किया। इंदिरा जी ने सोचा कि अगर मैं हार गई हूँ रायबरेली से, तो इसका मतलब है कि जो मैंने किया या जो हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई, जनता को ये बात पसंद नहीं आई, और उससे उनमें भी चेतना जागी कि उनको भी कुछ बदलना है। और अगले चुनाव में वापस जब आपके पास आई तो आपने फिर से उनको जिताया। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमेशा राजनीतिक चेतना, जागरूकता और ये देश के लिए जो भावना है वो हमेशा जगी हुई है, हमेशा जगी रही है। तो आपने पूरे देश को दिशा दिखाई। बार बार जब आपको लगा कि राजनीति सही तरह से चल रही है, आपने समर्थन दिया। जब आपको लगा कि कुछ गलती हो रही है, तो आपने उस गलती को सुधारा। जब आपको लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य जैसे साम्राज्य लोगों को दबा रहा है, तो आपने उसके खिलाफ आंदोलन किया। तो ये जो देश में जो राजनीति का आधार है, जो नींव है, वो आप ही ने डाली है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता उभरे। पंडित जी, फिरोज गांधी जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, ये सब इसी क्षेत्र से उभरे। पास में बगल में अमेठी है, उस समय तो अमेठी क्षेत्र ही नहीं था, आधा रायबरेली में पड़ता था, आधा सुल्तानपुर में। तो ये सब एक ही क्षेत्र है जहां से आपने हमेशा मजबूती से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज देश में हो क्या रहा है। आज देश में हर स्तर पर लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। कई भाजपा के उम्मीदवार देश भर में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा, कि अगर इनको 400 सीट मिल जाएगी तो अगले 5 सालों में ये संविधान को भी बदल देंगे। अब संविधान है क्या? संविधान वो चीज है जिसके लिए हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी है। संविधान वो चीज है जिससे आपको अधिकार मिलता है। संविधान वो चीज है जो आपको ये अधिकार देता है कि ये नेता पसंद नहीं है, ये नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये नेता गैर जिम्मेदार है, तो आप इस नेता को
को सबक सिखाएं। संविधान वह भी है जिससे आपको आरक्षण मिलता है, जिससे आपको मुक्ति मिलती है, जिससे आपको शिकायत करनी। ये ठीक है, कराने दो। संविधान वही चीज है जिससे आपको हर अधिकार मिलता है। आपको यह अधिकार मिलता है कि आप शिकायत करें, यह अधिकार मिलता है कि आप आंदोलन करें, यह अधिकार मिलता है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप आवाज उठा सकते हैं। इन्होंने इसे कमजोर करने का काम कैसे किया है? लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं। एक तो ये मीडिया वाले होते हैं जिनके कैमरे यहाँ दिख रहे हैं आपको, जो सब आपको टीवी पे दिखता है। इनका काम क्या होता था एक जमाने में कि सवाल उठाएं। हमारी जब सरकारें थी तो आपको याद होगा कितनी आलोचना होती थी टीवी पे कि इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा। मुझे याद है कि मेरे पिताजी के समय अखबार में 10-10 प्रश्न छपते थे पिताजी से पूछने के लिए कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। कोई नाराज नहीं होता था इन बातों से। ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र में ये परंपरा है कि नेता को सही रास्ते पे रखना जनता का काम है। आज मीडिया को बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं जो बड़े बड़े खरबपतियों की हैं। आज जनता की सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो उन्हीं बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। तो सच्चाई तो दिखाएंगे नहीं आपको, आपको वही दिखाएंगे जो वो चाहते हैं। तो इनकी साठगांठ है मोदी जी की सरकार के साथ। मोदी जी ने इन सबसे चंदा लिया हुआ है। एक स्कीम निकाली बाकायदा कि चंदा देने वाला गुप्त रहेगा। क्यों? क्या जरूरत थी इसकी? चंदा दे रहे हो मोदी जी को तो सार्वजनिक करो, सबको पता होना चाहिए। लेकिन मोदी जी स्कीम लाए ये कह के कि वो सबसे ईमानदार नेता हैं इस देश के। ये स्कीम लाए कि जो हमें चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो जब न्यायपालिका में इसकी सुनवाई हुई तो न्यायाधीशों ने कहा ये गलत स्कीम है क्योंकि इससे तो भ्रष्टाचार होगा। सबको पता होना चाहिए कि किसने किसको चंदा दिया है। तो जब वो लिस्ट जो सूची सार्वजनिक हुई कि किसने भाजपा को चंदा दिया है तो कैसी बातें निकली। ऐसी बात निकली कि मोदी जी ने जिस पे छापा करवाया था वो चंदा दे रहा है, उसके बाद छापे बंद हो रहे हैं। मोदी जी ने जिस पे केस लगवाए थे और चंदा दे रहा है वो केस ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कोविड के समय हम सबको टीका लगा। आपको लग किसको टीका लगा? हाथ उठाओ। हमें भी लगा, हमें 2-2 लगे, सबको 2-2 लगे। आपको याद है वो टीका का जो प्रमाण पत्र मिला था उस पे किसका चेहरा, किसकी फोटो थी? मोदी जी की थी। उस कंपनी ने जिसने वो वैक्सीन बनाई उससे 52 करोड़ रुपए का चंदा किसने लिया? मोदी जी और उनकी पार्टी ने लिया। आज पता चल रहा है कि आज सुबह मैंने पढ़ा कि उस वैक्सीन को हटा दिया गया है सारी दुकानों से, कि अब वो वैक्सीन मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ एक केस विदेश में किसी ने लगाया, 15 लोगों ने, ये कह के कि इस वैक्सीन में खोट है, इससे कुछ लोगों का ये रिएक्शन हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे ही गिर के मर रहे हैं। वो वैक्सीन तो सबको लगाई। जो पुल गिरा था गुजरात में जिसमें सैकड़ों लोग बह गए पानी में, पता चला पुल में कुछ पता नहीं क्या हो गया था कि वो टूट के गिर गया। उस बनाने वो कंपनी जिसने वो पुल बनाया उससे इन्होंने चंदा लिया। तो सच्चाई आ गई देश के सामने कि एक पूरी साठगांठ है। बड़े बड़े खरबपति, उनके लिए नीतियां बनती हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ होते हैं, वही पूरी मीडिया को संभालते हैं मोदी जी के लिए और उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं। अगर इनके कर्ज माफ कर सकते थे तो 10 सालों में किसानों के कर्ज माफ कर सकते थे। किसान का कितना होता है कर्ज? किसान का कर्ज कितना होता है? मैं ऐसे किसानों के घर गई हूं यहाँ यूपी में ही, जिन्होंने आत्महत्या कर ली 1 लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए।
इन्होंने चंद खरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसान का एक पैसा माफ नहीं किया, एक रोजगार नहीं दिलवाया आपके बच्चों को। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, तमाम बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेरोजगार, पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर से बेचारा पेपर देता है। आप ट्यूशन की फीस भरते हो, मेहनत करते हो, कर्ज लेते हो उस फीस को भरने के लिए, अपने बेटे को ट्यूशन सेंटर में भेजने के लिए, क्या नतीजा निकलता है? सामने तो सिर्फ अंधकार दिख रहा है, भविष्य है ही नहीं। जो सरकार रोजगार बना नहीं रही है, बनाने के साधन खत्म कर रही है, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां निजी कर रहे हैं, वहां से बड़े बड़े रोजगार मिलते थे, आरक्षण मिलता था, उनको इन्होंने अपने दोस्तों को आस्ते आस्ते देना शुरू हो गया है। देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कें, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे आज किसके हैं? सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। सारी संपत्ति आपकी उनको दे दी है, एक नीति आपके लिए नहीं बन रही है। आप कहते हैं मेहनत करते हैं, खेती में मेहनत कर रहे हो दिन रात, रात को भी आज ये परिस्थिति बना दी है कि आवारा पशुओं की पहरेदारी आपको करनी पड़ती है अपने खेतों की। कुछ नहीं किया इस समस्या को बंद करने के लिए। 2019 से मैं इस समस्या की बात कर रही हूँ। 22 में जब चुनाव था यहाँ यूपी में, मैंने बहुत बात की थी इससे। तो ये तो नहीं हो सकता कि इनको मालूम नहीं है, कि इनको पता ही नहीं है कि जनता कैसे जूझ रही है इस समस्या से। इस समस्या का हल है ये भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री ने, हमारे साथी हैं बघेल जी, उन्होंने जो गौठान थे उनको एकदम मजबूत कर लिया, ऐसी गौशालाएं बनाई जिसमें से कमाई होने लग गई। दूध का इस्तेमाल सब चीजों को बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, घरों में दूध भेजने के लिए, ये सब, गोबर का इस्तेमाल गैस बनाने के लिए, अन्य पदार्थ बनाने के लिए। महिलाओं को नौकरियां मिलने लगी गौशालाओं में, 60-70 हजार कमा रही थी वो सिर्फ गौशालाओं में काम करके। गाय, जो आवारा पशु है उसका गोबर सरकार खरीद रही थी। तो जब सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, तो पब्लिक ने कहा कि ये तो अच्छा है, फिर हम इन पशुओं का हम देखभाल कर लेंगे क्योंकि हमारी कमाई हो जाएगी, हम गोबर बेचेंगे, सरकार गोबर गैस बनाएगी उसका, और हमें हमारी कमाई हो जाएगी, हम पशुओं को संभाल लेंगे। तो इसका समाधान हो गया छत्तीसगढ़ में। मैं ये भी जानती हूँ कि प्रधानमंत्री खुद इस समस्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि क्या किया है तुमने, कैसे, मैंने सुना है कि गौशालाएं तुमने बनाई हैं। तो ये पूरी बात, ये सारी जानकारी इनके पास है। सरकार है 10 सालों से। यहाँ की गौशाला देखिए आपने, चारा नहीं है, पानी नहीं है। आप धर्म की बात करते हो, गौ माता की बात करते हो, चारा नहीं डालते, पानी नहीं है, छत नहीं है, बेचारी धूप में लेटी हुई है। और जब मैं 2 साल पहले यहाँ थी तो तमाम वीडियो निकले थे, इन्होंने सब दबाए, लेकिन तमाम वीडियो निकले थे जहाँ इतनी सारी गाय ऐसे ही धूप में पड़ी हुई, कोई किसी को जानवर, दूसरा जानवर खा रहा है, कोई बीमारी से मर रही है, और ये लोग बुलडोजर के ऐसे खोद के इनको दफना रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। एक तरफ धर्म की बात, दूसरी तरफ कोई श्रद्धा नहीं जनता के प्रति। धर्म क्या है? धर्म हमारा हिंदू धर्म है क्या? हम सब पूछते किसको हैं? भगवान राम को पूछते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं। किस लिए? भगवान राम के पास सत्ता थी जब वो रावण से लड़े? नहीं थी, वनवास में थे, रथ भी नहीं था, रथ रावण के पास था, सत्ता रावण के पास थी। सोने के महल में रावण रहते थे, सोना रावण के पास था। भगवान राम जंगल में थे, वनवास में थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन श्रद्धा थी जनता के प्रति।
सत्य था, सच्चाई के मार्ग पे चलते थे, अच्छे थे, पूरे देश को, पूरी जनता को, सब हमेशा प्रेम की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए तो हम उनको पूछते हैं, जब लड़ाई लड़े तो लड़ाई इसीलिए जीते क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज परिस्थितियां क्या है? आज उनका नाम इस्तेमाल करा जा रहा है आपसे वोट लेने के लिए। और बहनों आपके यहाँ आते हैं, दुरदुरिया कराते हैं, कहते हैं कि शपथ लो, आते हैं ना, कहते हैं शपथ लो भगवान के नाम कि वोट तुम उनको दोगे। अरे भगवान जी कौन सा कह रहे हैं कि आपको इनको या उनको वोट देना है? क्यों कर रहे हैं ये काम? क्योंकि अपने काम के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। किया क्या है? किसान तड़प रहा है, नौजवान तड़प रहा है, सरकारी अधिकारी तड़प रहा है, और बताओ महिला तड़प रही है, महंगाई से मार डाला है सबको, जीएसटी दे देकर आपसे ले रहे हैं इतना, तो आपको 5 किलो राशन दे दिया, कौन सी बड़ी बात कर ली? टैक्स कितना ले रहे हैं आप पे, आपसे आप टैक्स भरे जा रहे हो। बड़े बड़े खरबपतियों की टैक्स इन्होंने की है, बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है, उतनी की उतनी है। आपसे टैक्स ले रहे हैं, उसी टैक्स से आपको राशन पकड़ा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि बस ये राशन लो, चुप हो जाओ, बस और कुछ मत पूछो। ऐसे तो नहीं चलेगा। और जब चुनाव आता है तो भगवान का नाम। अब भगवान भी चाहते हैं कि आप फूलो फलो। आप भगवान से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आपके जीवन में भगवान की कृपा हो। तो भगवान सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि आप जागरूक बने, क्योंकि जब इंसान, हर धर्म में यही सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि जागरूक बनो। जितने भी गुरु हैं, जितने भी संत हैं, उन सब ने कहा है अपने जीवन के अनुभव को देखो, अपने जीवन के अनुभव से सीखो, अपने अनुभव से ही धर्म को समझो। ये सब संतों ने कहा है। तो आज मैं आपसे कह रही हूं, आपका जीवन क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, तनाव, घबराहट, मुश्किलें, समस्याएं, बच्चा बीमार पड़ता है, इलाज कैसे करेंगे? फीस भरनी है, कैसे भरेंगे? ट्यूशन में भेजना है, कैसे भेजेंगे? बारिश आ गई, ओले पड़ गए, भुगतान नहीं मिलेगा, अगर कुछ नुकसान हो गया क्या करेंगे? तो भगवान भी चाहते हैं कि तुम जागरूकता से समझो कि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो टीवी पे सपने दिखाए जा रहे हैं, जो झूठे वादे दिए जा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो जी रहे हो। सच्चाई तुम्हारी बेरोजगारी है, तुम्हारा संघर्ष है, तुम्हारी ये जो महंगाई है जिससे तुम मारे जा रहे हो, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जब अत्याचार होता है मेरी बहनों पे, तो ये सरकार उनको बचाती है जो अत्याचार कर रहे हैं, बहन को नहीं बचाते। हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, हर जगह ऐसा ही हुआ, आज भी हो रहा है कर्नाटका में। तो ये सच्चाई है। तो आज की मांग क्या है कि इस सच्चाई के आधार पर तुम अपना वोट डालो। नेता तो आएगा, भाषण देगा, चले जाएगा। नेता आएगा, बोल देगा 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, चले जाएगा। उसका बच्चा तो पढ़ रहा है अच्छी पाठशाला में, उसकी तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर है, उसका भविष्य तो मजबूत है। तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? आपके भविष्य का क्या होगा? आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर धर्म के नाम पर आपके घर आके आपसे शपथ दिलवा दिया, लेकिन उसके बदले में आपको कह दिया कि आप जागरूक मत बनो, अपने बच्चे के लिए जो मांगना है वो मांगना बंद करो। यही 5 किलो का राशन है, इसी में अपना काम चलाओ, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, पैरों पे खड़े होने की सुविधा नहीं, तो आप क्या कहोगी? आपका जवाब होना चाहिए कि भगवान भी चाहता है कि मैं जागरूक बनूं, मेरे धर्म ने मुझे सिखाया कि मैं जागरूक बनूं, कि आज मैं पूरी जानकारी लूं। जो नेता आके झूठ बोलता है, मैं अगली बार उसको वोट नहीं दूंगी।
जिस नेता ने ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं किए, नहीं देंगे उसको वोट। ये समझने की बात है और यहीं से ये संदेश पूरे देश में जाएगा। अब जो नेता आ रहा है आपके पास, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, 4000 किलोमीटर चले हैं सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए पैदल, कन्याकुमारी से कश्मीर कि मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। आज मुझे देर क्यों हुई यहां आते वक्त? क्योंकि रास्ते में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी सभ्यता, मेरे परिवार ने जो मुझे सिखाया है कि तुम गाड़ी में बैठ के ऐसे करके नहीं जाओगी, तुम्हारे लिए जनता खड़ी है तो तुम रुकोगी, जनता से बात करोगी, सुनोगी, क्योंकि तुम जनता की सेवक हो। तो ऐसे नेता होने चाहिए जो इस बात को समझे, जो सिर्फ अपनी सत्ता में मग्न कहां कहां जा रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया देश घूम रहे हैं, लेकिन अपनी जनता को पूछ नहीं रहे। चुनाव के मंच पे फिजूल की बातें कि कांग्रेस पार्टी आपके घरों में आके आपकी भैंसें चुराएगी, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए इन 10 सालों में मैंने इतने रोजगार दिए हैं और अगले 5 सालों में मैं इतने दूंगा। ये सुनना चाहते हैं आप कि आप ये बकवास सुनना चाहते हैं कि कल को कोई आके आपका मंगलसूत्र चुरा लेगा? ये पार्टी बोल रही है। बात बताइए, 55 साल से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, किसी ने आपके मंगलसूत्र को, आपके गहनों को किसी ने छुआ है? बल्कि इंदिरा जी ने अपने गहने दे दिए थे देश को, पंडित जी ने अपनी जितनी भी जायदाद थी वो दे दी थी देश को जब देश आर्थिक संकट में था। इंदिरा जी ने तब दिया जब जंग थी। मेरी माँ का मंगलसूत्र तो कुर्बान हुआ है इस देश के लिए, और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं? आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि ध्यान नहीं भटकेगा, आप जागरूक बनेंगे तो आप पूछेंगे कि भाई रोजगार नहीं दिए, हमारा जीवन मुश्किल से मुश्किल होए जा रहा है, हमारे संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, साफ सुथरे एकदम, इतनी सी धूल नहीं, कभी आपके घरों में आएंगे नहीं, कभी आपके बीच जाएंगे नहीं, सड़क पे जाएंगे तो यूं यूं करके गाड़ी में ऊपर करके यूं हाथ हिला के जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, दूर दूर जनता है, जनता से कट चुके हैं। इनको तो बताने वाला ही कोई नहीं है कि आपके जीवन में क्या संघर्ष हो रहा है। कौन बताएगा? सब डरते हैं इनसे, सबको धमका के डरा के चुप कराया हुआ है। जो सवाल करता था सबको या तो गिरफ्तार कर दिया या मुंह बंद करा दिया किसी तरह से। इनके आसपास के जो सलाहकार हैं, अधिकारी हैं, इनसे डरते हैं। कौन बताएगा कि भाई इस 5 किलो राशन से काम नहीं बन रहा है? अब कौन बताएगा? कोई बताने वाला ही नहीं है। तो देश में ये परिस्थिति बन गई है कि एक अहंकारी नेता जो जनता से कट चुका है, सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बना रहा है, जनता खाई में है, दलदल में है, कोई निकालने वाला नहीं है। ये परिस्थिति है आज देश में। तो इस परिस्थिति को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा बताइए? राहुल भैया बदलेंगे, लेकिन तब बदलेंगे जब आप जागरूक होंगे और आप समर्थन देंगे। जब ये जो वोट है आंख मूंद के नहीं देंगे आप, ये वोट आप एकदम पूरी समझ से देंगे। यहाँ की जागरूक जनता है, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ हमारी आजादी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए। यहाँ से आज भी एक नया संदेश जाना चाहिए। यहाँ से पूरे देश को दिखाओ कि लोकतंत्र के लिए खड़े हो, कि यहाँ रायबरेली का गर्व है कि इन्होंने हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है। और राहुल गांधी को जब जिताओगे तो एक ऐसे नेता को जिताओगे जो किसी चीज से नहीं डरता। सबसे बड़ा कायर इस देश में, इस देश का प्रधानमंत्री है। जान लो ये बात। सिर्फ कायर सवालों से डरता है, सिर्फ कायर जनता से डरता है, सिर्फ कायर लोगों के मुंह बंद करने में व्यस्त रहता है, सिर्फ कायर सारी देश की संपत्ति उठा के लेके अपने दोस्तों को देता है। और जो आपके लिए चुनाव लड़ने आ रहा है उसका दिल शेर का दिल है, किसी चीज से नहीं डरता है। मोदी जी ने उसको गाली दी, रोज देते हैं, आज भी दे रहे हैं,
मोदी जी ने उसको गाली दी, रोज देते हैं और आज भी दे रहे हैं। हमारे पिता को दी, हमारे पिता इस देश के लिए शहीद हुए, वो उनको देशद्रोही कहते हैं। इंदिरा गांधी को देशद्रोही कहते हैं। सोनिया गांधी जिन्होंने 20 सालों के लिए आपके लिए अथक परिश्रम किया, उनको गाली देते हैं। लेकिन मेरे भाई पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेरे भाई सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपके जीवन की सच्चाई की लड़ाई है। उनको घर से निकाला गया, उनको संसद से निकाला गया, उन पे केस डाले गए हर जगह, हर प्रदेश में, लेकिन वो झुके नहीं और ना कभी झुकेंगे। ये है आपका नेता, ये है आपका उम्मीदवार। और जब आप इसको सफल बनाएंगे, आप इसको समर्थन देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि असली नेता जो सच्चे दिल से आपके लिए काम करता है, क्या करके दिखा सकता है। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। याद रखना, जिस दिन पोलिंग पे जाओगे, बीच में आपको गुमराह करने की कोशिश कोई करेगा, धर्म का नाम लेगा, कुछ भी, आप याद रखो, ये वोट आपके लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए। और ये वोट पूरे विवेक से डालो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।